नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच। मैं हूं आपके साथ कृतिका और न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहाँ प्रेजेंटेशन का मिलता है एक अलग अंदाज, फिर चाहे वो खबर देश से जुड़ी हो या फिर दुनिया की राजनीति हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी। खबर से जुड़े हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की आज की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइंस पर। और सबसे पहले टॉप लाइन के जरिए आपको पहली और प्रमुख खबर बता दें, जहां कांग्रेस पर मायावती का एक अलग अंदाज नजर आया। जी हां, और साथ ही समाजवादी पार्टी को बिखेरती हुई मायावती नजर आई है। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती ने हाल ही में एक पोस्ट किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और इसके जरिए कांग्रेस और साथ ही समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा और काफी कुछ इस पोस्ट में उनकी तरफ से कहा गया है। अब ये पोस्ट किस बारे में है, क्यों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरती हुई नजर आई है बसपा प्रमुख मायावती, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, वो है आपकी सेहत से जुड़ी, कि कहीं जो फ्रूट्स आप खा रहे हैं सेहत के लिए ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, उस फ्रूट में कहीं केमिकल तो नहीं है। हालांकि इसको लेकर के FSSAI की पैनी नजर है और FSSAI ने आखिर फ्रूट्स में केमिकल को लेकर क्या कुछ कहा है और क्या निर्देश दिए हैं वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है पड़ोसी देश नेपाल से जुड़ी हुई, जहां बालन शाह ने आखिर किसी को भी नहीं बख्शा है। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो करप्शन पर ये सीधा हमला और साथ ही एक्शन मोड में इस वक्त नेपाल के PM बालन शाह नजर आ रहे हैं। क्या कुछ एक्शन इस समय करप्शन के खिलाफ लिए जा रहे हैं और कौन कौन इस समय जांच के घेरे में है नेपाल के अंदर, बताएंगे आपको इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते पहली और प्रमुख खबर के साथ। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था करने वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 गुरुवार से लागू हो चुका है और इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई। तो वहीं दूसरी तरफ देश की संसद में 3 दिन का विशेष सत्र, जिसका आज है दूसरा दिन, और लोकसभा में इस पर चर्चा जारी है। लेकिन इसी बीच बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। दरअसल मायावती ने महिला आरक्षण को लेकर एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया है और दोहरे चरित्र वाली पार्टियों से सावधान रहने की बात उन्होंने कही। इसके साथ ही मायावती ने अपनी इस पोस्ट में और क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं कांग्रेस सपा पर बरसी मायावती। तो जी हां, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमलावर होती हुई इस वक्त मायावती नजर आई हैं। बसपा प्रमुख है मायावती और महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने ये पोस्ट किया और एक लंबा चौड़ा पोस्ट जिसमें 7 पॉइंटर्स को उसमें उन्होंने शामिल किया है। 7 पॉइंटर्स के जरिए पूरा पोस्ट है और इसके साथ ही इसमें वोटिंग से पहले कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस समय घिरती हुई नजर आ रही है। अपनी इस पोस्ट में मायावती ने कांग्रेस को गिरगिट बताया है और कहा है कि कांग्रेस जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदलती है। इसके साथ ही महिला आरक्षण पर कांग्रेस की बातें जो है वो दिखावा है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने जहां एक तरफ कांग्रेस पर हमलावर हुई, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना उन्होंने साधा। उन्होंने कहा कि दोहरा चरित्र समाजवादी पार्टी दिखा रही है। इसके साथ ही जहां एक तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बरसती हुई नजर आई, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार का जो ये फैसला है, इस फैसले का स्वागत भी मायावती ने किया है अपनी इस पोस्ट के जरिए। आखिर इस पोस्ट में ये जो 7 पॉइंटर्स की ये जो पोस्ट है, इसमें और क्या कुछ कहा है मायावती ने वो आपको बताते हैं। दरअसल उन्होंने इसमें सीधे तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आई है। उन्होंने कहा कि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली पार्टी है कांग्रेस और केंद्र में रहकर जो आरक्षण कोटे को पूरा करने की पहल नहीं की गई थी जब ये लोग केंद्र में थे, कांग्रेस को लेकर सीधे तौर पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उस कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जो आरक्षण लागू होना था वो आरक्षण भी कांग्रेस ने लागू नहीं किया था और ऐसे में BSP के अथक प्रयासों के बाद यह आरक्षण लागू हुआ। इसके साथ ही कांग्रेस के साथ ही साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी वो हमलावर हुई। सपा को लेकर उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सामने आई और उस रिपोर्ट को समाजवादी पार्टी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसके बाद में 1995 में पहली बार BSP सत्ता में आई और इस रिपोर्ट को लागू किया गया। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ में आरक्षण देने की बात समाजवादी पार्टी कर रही है। संकीर्ण जातिवादी और तिरस्कारी रवैया समाजवादी पार्टी अपनाती है, ये बात उन्होंने कही है।
इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों के लिए कहा कि दोहरे चरित्र वाली जो पार्टियां हैं उनसे सावधान रहने की बहुत जरूरत है। कांग्रेस सत्ता में होती तो वो भी यही कदम उठाती जो आज भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, और वो भी 2011 की जो जनसंख्या है उसी के आधार पर परिसीमन करती, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो पूरा मुद्दा है यह है परिसीमन का। परिसीमन को लेकर के कहीं ना कहीं वाद विवाद इस समय छिड़ा हुआ है। हालांकि जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से तमाम जो चिंताएं थी विपक्ष की, उन चिंताओं का जवाब भी दिया गया, उन सवालों का जवाब भी सत्ता पक्ष इस समय लगातार दे रहा है और ये चर्चा भी लगातार जारी है। हमारे साथ हमारी सहयोगी जया सिन्हा इस समय जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। जया, महिला आरक्षण को लेकर जहां एक तरफ अगर हम देखें तो चर्चा तो हो ही रही है, हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जया जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया गया मायावती की तरफ से, और मायावती ने इसमें 7 पॉइंटर्स बताए हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमलावर होती हुई इस समय नजर आई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का ये पोस्ट इस समय सामने, उन्होंने कहा है कि संसद में इस समय नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन चर्चा चल रही है। कल रात भी 1 बजे तक चर्चा चली है। जो भ्रम फैलाए गए उनको दूर करने के लिए तर्कबद्ध जवाब दिए जा रहे हैं, हर आशंका का समाधान किया गया है, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिन जानकारियों का अभाव था वो जानकारियां भी हर सदस्य को दे दी गई हैं। किसी के मन में विरोध का कोई भी विषय था उसका भी समाधान हुआ है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया। उन्होंने कहा है कि महिला आरक्षण के इस विषय पर देश में 4 दशक तक बहुत राजनीति हुई है, लेकिन अब समय है देश की आधी आबादी को उसके अधिकार अवश्य मिले, क्योंकि बीते कल प्रधानमंत्री का भी संबोधन रहा था और कहा कि आजादी के इतने दशकों के बाद भी भारत की महिलाओं का निर्णय प्रक्रिया में इतना कम, और साथ ही आजादी के इतने दशकों बाद भी। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इस पोस्ट में काफी कुछ बातें कही, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 4 बजे वोटिंग होनी है लोकसभा में इस पूरे आरक्षण बिल को लेकर के, और ऐसे में सीधे तौर पर कई विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल भी उठाए गए, क्योंकि बीते कल की अगर हम बात करें तो बीते कल करीब रात 1 बजे तक लोकसभा में चर्चा हुई है। इस दौरान पक्ष या विपक्ष दोनों ही तरफ से सांसदों की तरफ से अपनी अपनी बात रखी गई। जो चिंताएं थी, जो सवाल थे, जो कंफ्यूजन था, उन तमाम चिंताओं का, सवालों का, कंफ्यूजन को दूर करने का काम भी सत्ता पक्ष ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया और पोस्ट करके सभी दलों से महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान की अपील की है, क्योंकि 4 बजे ये मतदान होना है। उन्होंने सीधे तौर पर इसे देश की महिलाओं के अधिकार और सम्मान से जुड़ा हुआ एक अहम फैसला बताया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि संसद में इस समय नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर चर्चा चल रही है। कल रात भी 1 बजे तक चर्चा चली है और जो भ्रम फैलाए गए उनको दूर करने के लिए तर्कबद्ध जवाब दिया गया, हर आशंका का समाधान किया गया। जिन जानकारियों का अभाव था वो जानकारियां भी हर सदस्य को दी गई हैं और किसी के भी मन में विरोध का जो कोई भी विषय था उसका भी समाधान हुआ है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपनी इस पोस्ट में आगे लिखा कि महिला आरक्षण के इस विषय पर देश में 4 दशक तक बहुत राजनीति कर ली गई है, लेकिन अब समय है देश की आधी आबादी को उसके अधिकार अवश्य मिले। आजादी के इतने दशकों बाद भी भारत की महिलाओं का निर्णय प्रक्रिया में आखिर इतना कम प्रतिनिधित्व रहे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और अब से कुछ ही देर में लोकसभा में मतदान होने वाला है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, अपील करता हूं, कृपया करके सोच विचार करके पूरी संवेदनशीलता से निर्णय लें, महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करें। मैं देश की नारी शक्ति की तरफ से सभी सदस्यों से ये प्रार्थना करूंगा, कुछ भी ऐसा ना करें जिनसे नारी शक्ति की भावनाएं आहत हो। देश की करोड़ों महिलाओं की दृष्टि इस समय हम सभी पर है, हमारी नीयत पर है, हमारे निर्णय पर है। इसके बाद में प्रधानमंत्री ने लिखा कि कृपया करके नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का साथ दें। तो ये पूरा पोस्ट इस समय अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है और ऐसे में सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अब से कुछ ही देर में करीब 4 बजे करीब वोटिंग होनी है लोकसभा में और उसको लेकर के मतदान की अपील कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए सभी सांसदों से कि जो आपके सवाल थे उन सभी सवालों का जवाब दिया जा चुका है। अब आप सोच विचार करके मतदान कीजिए। हमारे साथ हमारी सहयोगी जया इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। जया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ये पोस्ट किया है और इस पोस्ट के जरिए कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री की तरफ से अपील की गई है कि जो भी सांसद इस समय वहां पर मौजूद हैं वो इसके पक्ष में मतदान करें, क्योंकि पूरा देश की जो महिलाएं हैं उन सभी की नजर इस समय लोकसभा पर बनी हुई है। जया,
बिल्कुल, सभी की निगाहें इस वक्त लोकसभा पर बनी हुई हैं क्योंकि आज 4 बजे के आसपास वोटिंग हो रही है और यहां पर जो जादुई आंकड़ा है 2/3 बहुमत का सरकार को वो चाहिए। लेकिन जिस तरह से लगातार कल से मैराथन एक डिबेट यहां पर चल रही है और सिलसिलेवार पॉइंट टू पॉइंट हर बात पर विपक्ष आपत्ति उठा रहा है और सरकार उसका जवाब दे रही है। कल भी हमने देखा कि कैसे जो तमाम माननीय सांसद थे विपक्ष के विभिन्न दलों के, उन्होंने अपने चर्चा में जब वो बोलने खड़े हुए सबसे पहली पंक्ति उन्होंने यही कही कि हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में हैं। हम इस बिल का, इस कानून का समर्थन करते हैं क्योंकि आज के मौजूदा परिदृश्य में देश की आधी आबादी को नाराज करने का जोखिम वो नहीं उठा सकते। लेकिन फिर उन्होंने तकनीकी पेंच निकालने की कोशिश की कि कैसे इसको अभी परिसीमन बिल के हिसाब से इसको लागू किया जा रहा है। तो जो प्रधानमंत्री ने नीयत की बात कही, कल भी उन्होंने कहा कि क्रेडिट मुझे नहीं चाहिए, और जो प्रधानमंत्री ने जो नीयत की बात कही वही नीयत साफ तौर पर निकल कर आ रही है। और मायावती का जो पोस्ट है वो भी इसी की तरफ इशारा करता है कि जो कांग्रेस पिछड़े वर्ग की और मुसलमानों की बात कर रही है उसकी नीयत में साफ तौर पर खोट है। वो किस तरह से गिरगिट की तरह बन रही है। सपा जिस तरह से पिछड़े वर्ग को और मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रही है, क्या उसने अपने सत्ता में रहते हुए ऐसा किया? बहुत सिलसिलेवार से मायावती ने उनकी पोल खोली और साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बात साफ कर दी थी कि आरक्षण पर हमारे देश में संविधान में कभी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता और ना ही कभी होगा। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस ने उसी मुद्दे को उठाया कि कैसे यहाँ पे जो हमारे वंचित तबका है उसके हितों को ध्यान में ना रखते हुए जो भाजपा है, जो एनडीए है, अपने इस बिल को जल्द से जल्द लागू करना चाहती है। साफ तौर पर मायावती ने पूरी तरह से उनकी पोल खोलते भी और किस तरह से वो अपनी रंग बदलती हैं ये पार्टी, उसको यहाँ पर साफ तौर पर उजागर किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि गर्मियों का मौसम इस समय शुरू हो चुका है। आम, तरबूज और खरबूजे की मिठास, लेकिन क्या आपकी थाली में पहुंच रहा ये फल सच में आपकी सेहत के लिए अच्छा है, सेहतमंद है? क्योंकि इसमें छुपा हुआ है एक खतरनाक केमिकल। जी हाँ, जिस आम को देखकर हम सभी के मुंह में पानी आ जाता है, वो आम अगर कुदरती नहीं है बल्कि केमिकल से पका हुआ है तो वो वही स्वाद आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। और आम लोगों की सेहत का ध्यान रखते हुए देश भर में इसे लेकर अलर्ट भी जारी हो गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने साफ कर दिया है और अब फलों के नाम पर जहर बेचने वालों की खैर नहीं है। FSSAI ने फलों को लेकर आखिर क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं केमिकल से पके फलों से रही सावधान। तो केमिकल से पके हुए जो फल हैं उनको लेकर आपको सावधान रहने की बहुत जरूरत है और FSSAI को लेकर ने इस समय अलर्ट जारी किया है कि फलों को केमिकल से पकाने पर सीधे तौर पर निगरानी है। अब लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। फलों को केमिकल से कोई भी पकाएगा तो उस पर सख्त निर्देश दिए जाएंगे। FSSAI ने सख्त कार्रवाई की सीधे तौर पर ये निर्देश दे दिए हैं कि आप किसी भी फल पर केमिकल लगाकर उसको ना पकाएं। इसके साथ ही कृत्रिम रूप से फल पकाने के जो पदार्थ हैं उन पर भी बैन की बात कही गई है, उस पर भी सख्ती। साथ ही आपको बता दें जो कृत्रिम रूप से फल पकाने के जो बैन पदार्थ हैं उन पर भी सख्ती है ताकि केमिकल्स मार्केट में ना मिले और फलों को केमिकल से ना पकाया जाए। कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर बैन लगा हुआ है इस समय और इसके साथ ही सभी राज्यों में देश के निरीक्षण और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बाजार, मंडी और साथ ही होलसेलर जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन सभी पर इस वक्त FSSAI की सीधी नजर है। फल मंडी और साथ ही गोदामों पर भी जांच बढ़ेगी और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कड़ी कार्रवाई की ये बात इस समय कही गई है। साथ ही आपको बता दें कि कैल्शियम कार्बाइड आखिर सेहत के लिए किस तरीके से ये घातक है, खतरनाक है, आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आर्सेनिक, फास्फोरस जैसे जहरीले तत्व होते हैं जो आपके शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक है। फल के स्वाद भी नहीं आएगा और साथ ही आपके शरीर को नुकसान और देगा। सेहत पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है और जब आप इन फलों को खाएंगे तो ऐसे में आपको दिक्कत होगी, उल्टी और साथ ही स्किन अल्सर जैसी प्रॉब्लम्स इसमें सामने आती हैं एक आम व्यक्ति को। और जो आपका पूरा नर्वस सिस्टम है वो भी ऐसे केमिकल्स की वजह से प्रभावित हो सकता है। खासतौर पर जो आपके शरीर के अंदर लीवर है, किडनी है, उससे जुड़ी हुई समस्याएं आपको हो सकती हैं अगर आप ये केमिकल वाले फल खाते हैं तो। पाचन तंत्र जो है वो आपका खराब हो जाएगा
और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। FSSAI ने पूरी तरह से फिलहाल इस पर बैन कर दिया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नितेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। नितेंद्र, FSSAI ने निर्देश तो दे दिया है, लेकिन देश भर की मंडी, गोदाम, होलसेलर और साथ ही जो डिस्ट्रीब्यूटर, उन पर आखिर किस तरीके से नजर रखी जाएगी और कैसे कोई भी व्यक्ति जो कंज्यूमर है, जो फल को खरीद रहा है और ये सोच रहा है कि वो फल उसकी सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि वो केमिकल से पका हुआ है, आखिर उसकी पहचान कैसे की जा सकती है? नितेंद्र, देखिए कृतिका, FSSAI ने अभी 2 दिन पहले ही राज्यों को पत्र लिखा है और ख़ासतौर पे जो फूड सेफ्टी कमिश्नर हैं उनको पत्र लिखा है कि जो आने वाले समय में हम जानते हैं कि आम है, फिर तरबूज है, केला है, पपीता है और साथ ही साथ जो सेब है उस पर केमिकल का उपयोग ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उस पर सख्त निगरानी रखी जाए और सख्त कार्रवाई की जाए और जितने भी गोदाम है, स्टॉक हैं और जहाँ जहाँ भी मंडी है वहाँ पर निगरानी बढ़ाई जाए। अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है तो उसको जब्त किया जाए और जो भी उस पर शामिल है उस पर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग इन फलों को पकाने में किया जाता है जो सेहत के लिए नुकसानदायक है। और FSSAI ने ये भी जनता से भी एक तरह से अपील की है कि जो विश्वसनीय दुकान है, विश्वसनीय दुकान से ही आप फलों को खरीदें, ताकि आपको मालूम हो कि यहाँ पर सही फल मिलता है और जो नेचुरल प्राकृतिक तौर पे जो पके हुए फल होते हैं वहाँ पर वो मिलते हैं। और जहाँ भी कहीं संदिग्ध आपको लगता है कि यहाँ पर मिलावट वाले फल हैं तो वो रिपोर्ट करने के लिए भी जनता से FSSAI ने अपील किया कि जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं या फूड राज्यों के जो फूड सेफ्टी कमिश्नर होते हैं उन तक शिकायत पहुँचाई जाए। तो इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है जनता को भी कि जो विश्वसनीय दुकान है वहीं से ये फलों को वो खरीदें। लेकिन नितेंद्र, जिस तरीके से बात कही जा रही है और सीधे सख्त निर्देश दिए गए हैं इस समय कि जो मंडी है यानी कि जहां से वो फल हम सभी के घर तक पहुंच रहा है, उन सब पर आखिर किस तरीके से निगरानी बढ़ाई जा रही है इस समय? देखिए, इसीलिए तो उन्होंने राज्यों को पत्र लिखा है कि लगातार जहां पे मान लिया अगर हम दिल्ली की बात करें तो आज़ादपुर सब्जी मंडी है या फिर गाजीपुर जो सब्जी मंडी या फल मंडी है, तो वहां पर सख्ती और निगरानी रखी जाए और जब वहां पर छापेमारी होगा, रेड पड़ेगा, तो वो जो सैंपल उठा करके ले जाएंगे वो अपने जो लैब है उसमें जांच करेंगे। अगर उसमें केमिकल पाया जाता है, खासतौर पे कैल्शियम कार्बाइड, तो उन पे पूरे बैच को एक तरह से जब्त करना है और जो भी संबंधित सप्लायर है उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। तो जो सैंपल लेंगे जगह जगह FSSAI के जो लोग हैं जो राज्यों से जुड़े हुए हैं, फूड के इंस्पेक्टर होते हैं, उनको ये निर्देश दिया गया कि वो सैंपल इकट्ठा करें और अगर वो लैब में पाया गया कि उसमें केमिकल है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ न्यूज पंच में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब बात करते हैं नेपाल की, जहां एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सियासत से लेकर शीर्ष से लेकर सिस्टम की जड़ों तक में हलचल मचा दी है। जी हां, नेपाल के पीएम बालेन शाह इस समय एक्शन मोड में है और निशाने पर है सत्ता में बड़े चेहरे। नेपाल में अब भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी जंग छिड़ चुकी है। सत्ता के गलियारों से लेकर के शाही विरासत तक हर फाइल खुलेगी, हर संपत्ति का हिसाब होगा। सोचिए, 7 पूर्व पीएम, 3 राष्ट्रपति और करीब 100 मंत्री और अधिकारी, यहां तक कि राजशाही की संपत्ति भी अब जांच के दायरे में है। साल 2006 के बाद का हर लेन देन पूरी तरह से खंगाला जाएगा। बालेन शाह के इस ऑपरेशन क्लीन पर अपडेट लेंगे अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं एक्शन मोड में बालेन शाह। तो जी हां, आपको बता दें कि नेपाल सरकार की तरफ से बड़ा आदेश दिया गया है करप्शन को लेकर और अब एक्शन मोड में इस समय बालेन शाह नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सबसे बड़ी जांच अब होगी और जांच के दायरे में है 7 पूर्व पीएम, 3 राष्ट्रपति भी इस समय इस पूरी जांच के दायरे में आ चुके हैं। इसके साथ ही जो राजा है, राजा की संपत्ति, उसकी भी पूरी तरह से जांच की जाएगी और इस जांच के दायरे में लगभग 100 मंत्री और अधिकारी भी जांच के दायरे में पूरा आ रहे हैं। यानी कि 2006 से लेकर के अभी तक जो पूरा लेन देन हुआ है और जो लोग राजनीति में रहे हैं उन सब के पूरे जांच की जाएगी इस वक्त लेन देन की। यहाँ तक कि जो मृत नेताओं की संपत्ति की भी जांच होगी। 2006 के बाद के मामलों की ये जांच की जाएगी और ये जांच कौन करेगा? ये जांच होगी आयोग के द्वारा। दरअसल आपको बता दें कि जांच के लिए पूरा 5 सदस्यों का ये पैनल बनाया गया है, जिसमें
रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो इस आयोग की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे और वही इस पूरे मामले को लेकर जांच करेंगे। संपत्ति का जो पूरा डाटा है वो इस समय, और इसी बीच सीधा रुख करते हैं इस वक्त पार्लियामेंट का है कि वो भी निर्णय और भागीदार बन सकती है, अपने सपनों को साकार कर सकती है। ये आज का ये जो बिल जो है ये केवल एक कानून ही नहीं बल्कि नए युग का एक स्वागत कर रहे हैं, सम्मान, समानता और एम्पावरमेंट के युग का। मैं आज इस सदन में गर्व के साथ कह सकती हूं कि 2014 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, महिला सम्मान और सशक्तिकरण सरकार की नीतियों का प्रमुख हिस्सा रहा है। सरकार ने केवल महिलाओं के लिए कई योजनाएं, कानून बनाए हैं जिनका उद्देश्य सुरक्षा, शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान बढ़ाना है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, मातृवंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मिशन शक्ति, जन धन योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, लखपति दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना, नारी वंदन अभिनंदन, इन सभी प्रमुख उदाहरण थे। मैं कह सकती हूँ कि सरकार ने इस उद्देश्य के साथ उन्होंने किया कि योजनाएं लाना और कानून बनाना ही नहीं बल्कि उसके साकार भी किया है, और परिवर्तन आज भी हम हर क्षेत्र में देख सकते हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, सैन्य क्षेत्र का हो, उद्योग का हो, राजनीति हो, हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में ऊंचाई को छू रही हैं। आज पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां महिलाएं नहीं पहुंची हैं। आज की महिलाएं हर जगह सफलता के झंडा गाड़ रही हैं। आज की महिला रॉकेट चला रही हैं, फाइटर प्लेन चला रही हैं, मेट्रो चला रही हैं। तो वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अपने नेतृत्व से देश को नई दिशा दे रही हैं। ये सब संभव हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच से, नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से और हमारी महिलाओं के साहस और सामर्थ्य से। तो मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को आपने सुना, जो इस वक्त सदन में जो चर्चा इस समय जारी है महिला आरक्षण को लेकर, उस पर अपनी बात रखते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से महिलाएं इस समय आगे बढ़ रही हैं, हर एक क्षेत्र में परचम लहराती हुई नजर आ रही है। लेकिन वापस रुक करते हैं हमारी आखिरी जो खास प्रमुख खबर थी, क्योंकि जांच के घेरे में इस वक्त नेपाल के अंदर की अगर हम बात करें तो जो पूर्व प्रधानमंत्री है वो इस समय आ चुके हैं, जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो सुशील कोइराला जो इस वक्त जांच के घेरे में है, तो वहीं पुष्प कमल दहल, उन पर भी जांच की जाएगी, पूरे लेन देन की जांच होगी, कहां कितना पैसा गया। माधव कुमार नेपाल, उनकी भी जांच की जाएगी, उनके पूरे जो लेन देन के खाते हैं वो खंगाले जाएंगे। झलनाथ खनाल, उनके भी जो खाते हैं, जो पूरा लेन देन हुआ है उनके समय रहते हुए और 2006 से लेकर अब तक, वो पूरा खंगाला जाएगा। बाबूराम और साथ ही केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउबा, इन सभी 7 प्रधानमंत्री जो नेपाल के हैं, इन सभी के खिलाफ अब जांच होगी, लेन देन होगा, जिससे कि भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि एक्शन मोड में इस वक्त बालन शाह सरकार नजर आ रही है और अभी इस समय जो नेपाल के पीएम है बालन शाह, उन्होंने सीधे तौर पर इस करप्शन के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे और आयोग अब इस पूरे मामले में जांच करेगा, जिसमें 7 पूर्व प्रधानमंत्रियों का नाम इसमें शामिल है। लेकिन सिर्फ 7 पूर्व पीएम नहीं है, बल्कि जो राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं वहां पे, उनकी भी अब जांच की जाएगी। राष्ट्रपति की संपत्ति कितनी है उस पर जांच होगी, जिसमें रामबरन यादव, विद्या देवी भंडारी और रामचंद्र पौडेल, इन तीनों राष्ट्रपतियों के नाम इसमें शामिल है, जो अभी तक नेपाल में अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं और अब इनके जो खाते हैं, जो पूरा लेन देन हुआ है, उनकी जांच की जाएगी। इसके साथ ही 7 प्रधानमंत्रियों की बात हुई, राष्ट्रपतियों की बात हुई और कई दिग्गजों पर भी अब जांच की आज है, क्योंकि आखिर कौन कौन से वो दिग्गज हैं जिन पर जांच की आज है वो आपको बताते हैं। जो पूर्व राजा हैं ज्ञानेंद्र शाह, उनके भी पूरे लेन देन और खातों की जांच होगी। अंतरिम प्रमुख की बात करें तो वो भी, और साथ ही तो नेपाल में एक तरह से हम देखें तो सुशीला कार्की, उनकी भी पूरे लेन देन की जांच इस समय की जाएगी, क्योंकि अपने पद पर रहकर आखिर उन्होंने कितना कमाया और कितना उन्होंने लगाया, कितना पैसा आया, कितना पैसा उनके खाते से कटा, इन सब चीज़ों को लेकर ये जांच की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताज़ा अपडेट के लिए। अखिलेश, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो नेपाल के प्रधानमंत्री का ये ऑपरेशन क्लीन, जिसमें 7 पूर्व पीएम,
3 राष्ट्रपति और करीब 100 मंत्री और अधिकारी इस समय जांच के दायरे में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब बेनामी खेल भी बिल्कुल नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो रिश्तेदारों के नाम पर जो संपत्तियां खरीदी गई उनकी भी अब जांच होगी इस ऑपरेशन के तहत। देखिए, उन्होंने एक कमेटी बनाई है वहाँ के कोर्ट के एक जज के नेतृत्व में, और उस कमेटी को ये जिम्मा भी सौंपा गया है कि 1990 के बाद के जो जिन्होंने भी अर्जित की है संपत्तियाँ, उन सारे संपत्तियों की जांच हो। इसमें राजनीतिक वर्ग के अलावा ब्यूरोक्रेट भी शामिल हैं। तो देखिए, नेपाल की एक समस्या ये रही है कि वहाँ पे लाल फीताशाही, वहाँ पे भ्रष्टाचार की समस्या की शिकायतें लोग करते रहे हैं, और इसके चलते नेपाल का जो अपेक्षित विकास है वो बाधित होता रहा है, ऐसा भी कहा जाता रहा है वहाँ के लोगों के द्वारा। और इन सारी चीज़ों के बीच में जो बालन शाह थे, बालन शाह ने अपना वो जो गायक है, जन गायक रहे हैं वो, और हालांकि वो इंजीनियर भी रहे हैं पेशे से, उन्होंने भारत में भी पढ़ाई की है, नेपाल में भी पढ़ाई की है, तो एक क्वालिफाइड आदमी है। और उस क्वालिफाइड आदमी को जब उन्होंने मेयर का पद संभाला तो वहाँ भी उन्होंने काम शुरू किया इस तरीके के भ्रष्टाचार से निवारण के लिए। और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो उन्होंने स्वीपिंग नेपाल का चुनाव, देखिए ऐसे मैं बताऊं कृतिका की काफी कॉम्प्लिकेटेड चुनाव है, क्योंकि उसमें दो तरह का होता है। एक दो सीधे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उसके अलावा प्रोपोर्शनल मैंडेट को गिना जाता है, तो उसमें किसी भी पार्टी को पूरी तरह बहुमत मिलना बड़ा मुश्किल होता था। आज तक किसी को नहीं मिला जब से नेपाल में वहां क्रांति हुई उसके बाद से, लेकिन इनको पूरा बहुमत मिला है। तो एक तरह से इनको नौजवान वर्ग का जो पूरा समर्थन है, और नौजवान वर्ग इनको समर्थन के कारण ही इन्हें इस तरह की मिली है। और इसमें खास कि नेपाल एक मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक बड़ा केंद्र बना हुआ था, ऐसा आरोप था। और FATF जो फाइनेंशियल एक्शन अगेंस्ट टेरर फंडिंग है, उसमें भी नेपाल का नाम ग्रे लिस्ट में था। तो इसके चलते हो क्या रहा था कि नेपाल का उपयोग, नेपाल की धरती का उपयोग पाकिस्तान जैसे देश भी टेरर फंडिंग के लिए कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये करप्शन को लेकर बड़ा एक्शन इस समय नेपाल के अंदर देखने को भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।